हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी 97 में। चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। ठीक है, आज मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ और किस किस वंशों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करें। अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही हो दोस्तों तो मोबाइल डिस्प्ले पर क्लिक करके राइट साइड 3 डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट पर क्लिक करके दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो दोस्तों। क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हो दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दोस्तों। ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली था दोस्तों मगध। कौन सा था? मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, और आगे चलते। वर्तमान बिहार गंगा दक्षिणी भाग है, जिसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद ये सभी मगध के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। मगध का केंद्र बिंदु है राजगृह और पाटलिपुत्र। क्या? मगध का केंद्र बिंदु राजगृह और पाटलिपुत्र। प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। सभी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं सभी पॉइंटों को डिस्कस कराएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वीडियो नहीं देखी हो, इससे पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वीडियो को अपलोड किया था दोस्तों। प्लीज जाकर आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? ठीक है, मगध पर किस वंश ने शासन किया था सबसे पहले? तो बृहद्रथ वंश ने। किसने? बृहद्रथ वंश ने। किस वंश ने? बृहद्रथ वंश ने सबसे पहले शासन किया था, और इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। बृहद्रथ वंश का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। और मगध का उल्लेख कहाँ मिलता है? मगध का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ पर? मगध का वर्णन जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? यही है मगध में प्रथम वंश के संस्थापक भी है। ठीक है, तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ जो प्रथम वंश के संस्थापक थे। और अब चलते हैं इनके क्रमानुसार। जो बृहद्रथ के बाद फिर कौन आया? जरासंध जो बृहद्रथ का पुत्र था। उसके बाद सहदेव रिपुंज जो है अंतिम शासक है। क्या? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंज। ठीक है, अब चलते हैं मगध की राजधानी। मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह। ठीक है, गिरिव्रज और राजगृह। अब चलते हैं हर्यक वंश से दोस्तों सभी को किताबों में हर्यक वंश से ही देखने को मिलता है। हर्यक वंश से ही सभी को किताबों में देखने मिलता है। ठीक है, चलते हैं तो अब शुरू करते हैं। इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। और इसने 544 ईसा पूर्व में क्या कहते हैं? गद्दी पर बैठा था। इसने 544 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। और इसे मत्स्य पुराण में क्या कहते हैं? मत्स्य पुराण में कहते हैं क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण में दोस्तों क्षेत्रोजस कहते हैं। और जैन साहित्य में श्रोडिक कहा जाता है। बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा जाता है? श्रोडिक। और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसके क्रम क्या है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। जो नागदशक था इस हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। बिंदुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बिंदुसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? प्रथम भारतीय शासक था दोस्तों बिंबिसार। कौन था? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा था बिंबिसार। और इसी ने स्थायी सेना रखने की प्रथा को भी आरंभ किया था। इसी ने स्थायी सेना रखने की प्रथा का आरंभ किया था। इससे पहले स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। ठीक है, अब बिंबिसार ने बुद्ध को बेलूवन नामक उद्यान दिया था। क्या दिया था?
बुद्ध को बेलूवन नामक उद्यान दिया था। किसने? बिंबिसार ने। अब बिंबिसार की पत्नियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियों के बारे में तो दोस्तों किताबों में मिलता है, और इसके बताया जाता है कि 4 पत्नियां थी। कितने? 4 थी। चलिए तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाकोसला जो थी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। कौन थे? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकोसला। और ये कौन थी? चेलना। उनकी दूसरी बीवी थी चेलना, यानी दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना, जो थी राजा चेटक की पुत्री। ये राजा चेटक की पुत्री थी जो चेलना। अब इनके बाद आती है क्षेमा थे मद्र देश की राजकुमारी। क्षेमा थी। ठीक है, इन्होंने बिंदुसार से शादी की थी। अब बिंदुसार की हत्या किसने की थी? बिंदुसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। किसने? बिंदुसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 में की थी। और इसी के बाद क्या होता? इसी के बाद अजातशत्रु 492 की बात है, ठीक है, 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गया। कब बैठा था? 492 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। और इसे पितृहंता, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? कुणिक था। क्या था? कुणिक। ठीक है, कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। इसके कहने पर, देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा से हुआ था। इसका विवाह यानी अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था? बाजीरा से हुआ था। वो कौशल नरेश की पुत्री थी। और इसके पिता का विवाह किससे हुआ था? कौशल नरेश की बहन थे महाकोसला से। ठीक है, अब चलते आगे। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री वस्कार था। कौन था? वस्कार। ठीक है, अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण किया था। क्या किया था? अजातशत्रु ने ही राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण किया। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा अजातशत्रु की हत्या। अजातशत्रु की हत्या भी किसने की? उसके पुत्र ने, उसके पुत्र उदयन ने। किसने? उदयन ने, उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी। और इसे एक बात देखो तो हर्यकवंश को पितृहंता क्यों कहा जाता है? हर्यकवंश को पितृहंता भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश में क्या हुआ था? जो अपने पिता की हत्या कर करके ही गद्दी पर बैठे थे। क्या हुआ था? इसने क्या किया था? देखो दिख रहा होगा, बिंदुसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, जो उसका बेटा था। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। वो भी उसी का बेटा था। वो भी उसकी हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया। जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उदयन ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता और जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? यानी उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता और जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृभक्त कहा जाता है जैन ग्रंथों में। ठीक है, अब अगले पर चलते। हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों क्या था? कौन था? नागदशक था। चलिए तो अब अगले वंश पर चलते हैं। अगला वंश है हमारा शिशुनाग वंश दोस्तों। ठीक है, छोड़ो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी पॉइंटों को बस देखना है। ये सभी पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे ही जाते हैं। चलिए तो अब इसके बारे में शिशुनाग वंश की जो है नागदशक की हत्या के बाद, नागदशक की हत्या किसने की थी? नागदशक की हत्या की थी उसके अमात्य शिशुनाग ने। किसने? उसके अमात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या की थी नागदशक की, और शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसकी हत्या के बाद उसने क्या किया था? नागदशक ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 412 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना कब की थी? 412 ईसा पूर्व में की थी। और इसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली, ठीक है, अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? वैशाली बनाई थी। अब आते हैं शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कौन था? शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो है इसका परवर्ती शासक था। 394 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः
पाटलिपुत्र कर ली थी। जो इसके पिता ने कहाँ कर बनाई थी, वैशाली में बनाई थी, और फिर इसने पुनः पाटलिपुत्र ही राजधानी कर ली। क्या कर लिया, पाटलिपुत्र में ही बना ली वैशाली। अब कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध ग्रंथि का आयोजन, बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। किसका, कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। क्या, और अब चलते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन, जिसने आगे चलकर नंद वंश की स्थापना की थी। क्या थी, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, और इसने नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए तो अब नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नंद वंश के बारे में, नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। कौन था, महापद्मनंद था नंद वंश का संस्थापक। नई जाति, जो नाई जाति का था दोस्तों, क्या था, नाई जाति का था। पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार पहला गैर क्षत्रिय राजा था। ये था गैर क्षत्रिय राजा, और ये नाई जाति का था, ठीक है। पद्मनंद जो था नाई जाति का था और गैर क्षत्रिय था। महापद्मनंद ने एक राट सर्व छत्रांतक, यानी एक राट और सर्व छत्रांतक क्षेत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, इसे महापद्मनंद को क्षेत्रियों का नाश करने वाला, यानी क्षत्रियों का, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, परशुराम की उपाधि धारण की थी। किसने, महापद्मनंद ने। और इसने कलिंग को जीता, इसने कलिंग को भी जीता था, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया था, कलिंग को जीता था, और विद्रोही कौशल राज का दमन किया था। विद्रोही कौशल राज का दमन किया। हम चलते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है। कौन था, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और जिसकी मृत्यु किसने की, नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इसके वंश का विनाश किया था, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही थे, बहुत ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके।